नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी 5 राज्यों में जारी एसआईआर पर चुनाव आयोग के बड़े फैसले की। वोटर्स का नाम हटाने का दबाव बनाए जाने पर फूटे बीएलओस के गुस्से की। भूख हड़ताल में बैठे हूं मैं मैडम के सामने है ना, और कोई बीएलओ उठाओ ना मान। देखेंगे महाराष्ट्र निकाय चुनाव के क्या रहे नतीजे। सीएम हेमंता ने विधानसभा चुनाव से पहले ही क्यों मानी हार। जानेंगे मनरेगा के बाद अब किन कानूनों को बदलने में जुटी मोदी सरकार। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। इंदौर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मीटिंग को नहीं मिली मंजूरी। अब सिर्फ बॉम्बे हॉस्पिटल और भागीरथपुरा जाएंगे राहुल। 17 जनवरी को करेंगे इंदौर का दौरा। जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। महाभियोग मामले में संसदीय कमेटी के खिलाफ अर्जी खारिज। महाभियोग का रास्ता हुआ साफ। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा। कहा बंगाल में हारेगी बीजेपी, सीएम ममता की होगी जीत। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। कहा काशी की विरासत को योगी मोदी पूरी तरह कर रहे ध्वस्त। मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर एक्शन को लेकर दिया बयान। और शेयर बाजार में तेजी। 187 अंकों की बढ़त के साथ 83,570 पर बंद हुआ सेंसेक्स। तो वहीं 28 अंकों की बढ़त के साथ 25,694 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। एसआईआर को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में तो इसे लेकर जबरदस्त टकराव दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने भी इसी राज्य में सबसे ज्यादा नियमों में बदलाव किए और अब पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। सियासी दलों की तरफ से बनाए जा रहे दबाव के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब दावा और आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तारीख 19 जनवरी कर दी गई है। चुनाव आयोग की तरफ से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के अलावा पुदुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप और राजस्थान के लिए भी समय सीमा को बढ़ाया गया है। चुनाव आयोग की तरफ से जो समय सीमा बढ़ाई गई है वो केवल दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि पर लागू होती है। इसका मतलब है कि मतदाताओं के पास अब अपने विवरण जांच करने, आवश्यक घोषणाओं के साथ फॉर्म 6 भरकर नाम जुड़वाने या आपत्तियां दर्ज कराने के लिए अधिक समय है। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ पहले प्रदर्शन हुए और बाद में ये प्रदर्शन हिंसक हो गए। पहले फरक्का से और फिर उत्तर दिनाजपुर के चकुलिया से हिंसा की खबरें आईं। प्रदर्शनकारियों ने बीडीओ कार्यालय में तोड़फोड़ की, आगजनी भी की। तो वहीं टीएमसी चीफ ममता बनर्जी लगातार दावा करती रही हैं कि एसआईआर की वजह से अब तक बंगाल में 84 लोगों की जान जा चुकी है। अधिकांश लोगों ने खुद ही अपनी जान दी है। 54 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। उन्हें अपना पक्ष तक नहीं रखने दिया गया। चुनाव आयोग को मैंने खुद 5 बार खत लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। करीब 1 करोड़ लोगों के नाम काटने की तैयारी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि लोगों की जान गई, इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी चाहिए। भाजपा को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यहाँ तक कि दुर्योधन और दुशासन को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यहाँ ममता बनर्जी का इशारा सीधे सीधे केंद्र सरकार की तरफ था। ममता ने यहां तक आरोप लगाए हैं कि एसआईआर के सहारे अब बिहार, झारखंड और ओडिशा के लोगों को भी बंगाल में लाकर वोटर बनवाया जा रहा है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अब चुनाव आयोग नए वोटरों को जोड़ने की जो प्रक्रिया चला रहा है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं हो रही है, क्योंकि एसआईआर के दौरान गणना पत्र जमा करने के लिए टीएमसी की तरफ से जबरदस्त दबाव बनाया गया कि आखिरी तारीख को बढ़ाया जाए। चुनाव आयोग ने दूसरे राज्यों में तो 1 सप्ताह से लेकर 15 दिन तक की समय सीमा को बढ़ाया था, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए ऐसा नहीं किया गया था। और अब जब बीजेपी की तरफ से डिमांड की जा रही थी कि नए वोटरों के नाम जोड़ने के लिए ज्यादा समय दिया जाए, तो चुनाव आयोग ने 5 दिन का समय बढ़ा दिया है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। उनका आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग अपने हिसाब से वोटर्स के नाम बढ़ा घटा रहे हैं, जिसके लिए बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है। और इन सब के बीच राजस्थान से एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बीएलओ पर वोटर्स के नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस प्रक्रिया में जुटे बीएलओ दावा कर रहे हैं कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है। अब राजस्थान में ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक बीएलओ पर बीजेपी नेता 400 से ज्यादा वोटर्स के नाम काटने का दबाव बना रही है, जिसके चलते बीएलओ ऑन कैमरा खुद की जान लेने की बात कह रहा है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक मामला जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र के जयसिंहपुरा खोर का है, जहां बीएलओ कीर्ति कुमार शर्मा पर बीजेपी के पूर्व पार्षद वोटर का नाम काटने का दबाव बना रही हैं। बीएलओ कीर्ति कुमार का कहना है कि वार्ड नंबर 13 के पूर्व पार्षद सुरेश सैनी का उनके पास फोन आया था
और वो जयसिंहपुरा खोड़ क्षेत्र के तकरीबन 467 नाम काटने को लेकर आए आवेदन पर बात कर रहे थे। ये वीडियो उस वक्त सामने आया है जब कांग्रेस पहले से ही एसआईआर में नाम कटने और जोड़ने को लेकर सवाल उठा रही थी। वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रियश ने एक्स पर इस वीडियो को शेयर करते हुए पोस्ट किया कि मैं कलेक्टर ऑफिस जाकर वहां खुद की जान ले लूंगा। ये बात जयपुर के हवा महल विधानसभा में बीएलओ कीर्ति कुमार एक फोन कॉल पर चिल्लाते हुए कह रही हैं। उन्हें 470 वोटरों के नाम काटने पर मजबूर किया जा रहा है। उनका आरोप है कि मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उन्होंने इन सब वोटर्स का सत्यापन कर लिया है। हवा महल एक मुस्लिम बहुल विधानसभा क्षेत्र है, जहां से बीजेपी के नफरती बाल मुकुंदाचार्य एमएलए हैं। राजस्थान में कम से कम 3 बीएलओस की मौत हो चुकी है, जिसमें काम के दबाव और एसआईआर के तरीकों पर सवाल उठे हैं। यानी इस वीडियो के सामने आने के बाद चुनाव आयोग और बीजेपी बुरी तरह से घिर गए हैं। हालांकि अभी तक इस वीडियो पर बीजेपी या जिस पार्षद पर आरोप लग रहे हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस पूरे वाकये ने चुनाव आयोग और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वैसे सवाल तो महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों पर भी उठ रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कई गड़बड़ियां सामने आई, ईवीएम को लेकर भी सवाल उठे और अब जो नतीजे आए हैं उसमें ठाकरे ब्रदर्स को झटका लगा है, वहीं महायुति की जीत हुई है। तो क्या रहे महाराष्ट्र के 29 निकायों में चुनाव के नतीजे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में 29 नगर निगम के नतीजे सामने आ गए हैं। 29 नगर निगमों में से 23 में बीजेपी गठबंधन को बढ़त मिली है। चंद्रपुर और लातूर नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है, तो मालेगांव में ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सभी को चौंका दिया। वैसे सभी की नजरें बीएमसी पर टिकी हुई थी। और यहाँ की बात करें तो बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी में भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना के गठबंधन ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। अगर बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनता है तो ये पहली बार होगा कि बीएमसी की सत्ता बीजेपी के पास आई हो। बता दें कि बीएमसी पर पिछले 2 दशक यानी 20 साल से शिवसेना उद्धव गुट का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार बाजी पलट गई। बीजेपी और शिंदे ने जीत हासिल की है। बीएमसी की कुल 227 सीटों में से महायुति गठबंधन को 113 सीटें मिली हैं। कई सीटों में अभी भी कांटे की टक्कर चल रही है। ऐसे में पूरी तस्वीर देर रात तक ही साफ हो पाएगी। बीएमसी के अलावा बीजेपी ने नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवाड़ और नासिक नगर निगम पर भी जीत हासिल की है। वहीं लातूर में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 70 में से 43 सीटें जीती है। वहीं पत्रकार गौरी लंकेश की जान लेने के आरोपी श्रीकांत पांगारकर ने भी जालना नगर निगम चुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और अब जीत भी दर्ज कर ली। बता दें कि नगर निगम की कुल सीटें 2869 हैं। इनमें से 68 उम्मीदवार निर्विरोध जीत हासिल कर चुके हैं और उसके बाद से ही चुनाव की प्रक्रिया सवालों में थी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेताओं ने निकाय चुनाव में हुई धांधली को लेकर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र में भले ही बीजेपी को जीत मिली हो, लेकिन असम में पहले ही वो मैदान छोड़ती नजर आ रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का जो बयान सामने आया है, उससे साफ है कि बीजेपी को हार का डर सताने लगा है। उन्होंने इस चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर आशंका जाहिर की है, जिसे लेकर चर्चाएं काफी तेज हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। इस साल असम में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को पहले से ही हार का डर सताने लगा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के एक ताजा बयान ने राज्य की सियासत में हलचल तेज कर दी है। दरअसल सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जब हम बीटीसी चुनाव ही हार गए तो विधानसभा चुनाव कैसे जीतेंगे। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ जीत पाएंगे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री का ऐसा बयान कहीं न कहीं उनकी हताशा को दर्शाता है और इससे जाहिर तौर पर असम बीजेपी का मनोबल गिरेगा। सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि चुनाव से पहले ही बोडोलैंड की 15 सीटों पर जीत का भरोसा खोना बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री का ये बयान उनके हार के डर को उजागर कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बेचैनी और बढ़ गई है जब कांग्रेस ने असम फतह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। क्योंकि प्रियंका गांधी को असम स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाना इस बात का संकेत है कि आलाकमान अब असम को हल्के में नहीं ले रहा है। वहीं 16 जनवरी को राहुल गांधी ने असम कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की है, जिससे कांग्रेस खेमे में भारी उत्साह देखा जा रहा है। खुद के दम पर चुनाव जीतने का आत्मविश्वास खो चुके मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अब गठबंधन सहयोगियों के पाले में गेंद डाल रहे हैं। पिछले बीटीसी चुनाव में हाग्रामा मोहिलारी की बीपीएफ ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी सिर्फ बैसाखियों के सहारे ही बोडोलैंड में टिक पाएगी। मुख्यमंत्री का ये बयान और कांग्रेस की बढ़ती घेराबंदी ने यह साफ कर दिया है कि इस बार असम की राह बीजेपी के लिए मुश्किल है।
असम विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी पहले ही बैकफुट पर नजर आ रही है, तो मोदी सरकार के फैसले भी सवालों से घिर गए हैं। मनरेगा का नाम बदलने पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि मोदी सरकार एक बार फिर देश के 2 बड़े कानूनों पर प्रहार करने की तैयारी में जुट गई है। सरकार कांग्रेस के लाए 2 और बड़े कानूनों पर अपना जामा पहनाने वाली है, जिस पर विवाद छिड़ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आम लोगों के हक में जो कानून बनाए थे, उन्हें खत्म करने की कोशिश तेज हो गई है। सबसे पहले तो मनरेगा को खत्म किया गया। मनरेगा की जगह वीबीजी रामजी कानून बनाया गया। मनरेगा में जहां रोजगार की गारंटी दी गई, वहीं वीबीजी रामजी में इस तरह की कोई गारंटी नहीं है। केंद्र सरकार ने अपनी हिस्सेदारी भी कम कर दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि धीरे धीरे कर ग्रामीण रोजगार की सबसे बड़ी योजना धीरे धीरे अपने ही आप बंद हो जाएगी। और अब सरकार 2 और कानून बदलने की तैयारी में है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2006 में खाद्य सुरक्षा कानून बनाया था, यानी हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी तय की गई थी। इसे दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य कानून माना जाता है। इस कानून का उल्लंघन करने पर सख्त सजा का प्रावधान भी किया गया था, जिसमें 10 लाख तक का जुर्माना, लाइसेंस रद्द करने के साथ गंभीर मामलों में जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया था। तो वहीं 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का संवैधानिक अधिकार दिया गया। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत दिया गया था। इस कानून को 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू किया गया, लेकिन अब ये दोनों ही कानून संकट में दिखाई दे रही हैं। केंद्र सरकार इन्हें बदलने की तैयारी में है। मनरेगा की ही तरह इन दोनों ही कानूनों को बदलकर नए कानून लागू करने की तैयारी की जा रही है। और इस बार भी सरकार की तरफ से यही कहा जा सकता है कि वो पुराने कानून में सुधार कर रही है, लेकिन सुधार के नाम पर क्या इन कानूनों को कमजोर किया जाएगा? मोदी सरकार का ये फैसला भी विवादों से घिर गया है, तो चर्चा में बीजेपी के नए अध्यक्ष का चुनाव भी है। आखिरकार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 6 साल से जेपी नड्डा इस पद को संभाल रहे थे। हाल ही में नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया और अब बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है। इसकी तारीख सामने आ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। सत्ताधारी बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके चलते करीब 2 बार अध्यक्ष पद कार्यकाल पूरा कर चुके जेपी नड्डा को 20 जनवरी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। दरअसल बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत 19 जनवरी 2026 को नामांकन प्रक्रिया दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। नामांकन पत्रों की जांच शाम 4 बजे से 5 बजे तक होगी। नामांकन वापस लेने का समय होगा शाम 5 बजे से शाम 6 बजे तक। तो वही राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी द्वारा प्रेस वक्तव्य का समय होगा शाम 6:30 बजे। तो वही 20 जनवरी 2026 को आधिकारिक घोषणा होगी, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक। जैसे आप जानते हैं कि नितिन नवीन को बीजेपी ने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। ऐसे में फिलहाल ये तय माना जा रहा है कि नितिन नवीन ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और वो सबसे लंबे समय तक पार्टी का नेतृत्व करने वाले जेपी नड्डा की जगह लेंगे। तो वहीं नितिन नवीन के नामांकन के दौरान पीएम मोदी प्रस्तावक के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा कई वरिष्ठ नेता, केंद्रीय नेतृत्व के सदस्य और प्रमुख पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक जानकार इन घटनाक्रमों पर करीब से नजर रख रहे हैं, क्योंकि ये नियुक्ति ऐसे समय पर हो रही है जब बीजेपी अपनी संगठनात्मक ताकत को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। जैसे आप जानते हैं कि पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बतौर अध्यक्ष अपना कार्यकाल 3 साल पहले ही पूरा कर लिया है। उसके बाद से उन्हें लगातार एक्सटेंशन दिया जा रहा था। बड़ी बात तो ये है कि एक्सटेंशन में भी उन्होंने पूरा 1 कार्यकाल का समय निकाल दिया। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 20 जनवरी को बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने वाला है, जिस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो नजरें इस वक्त ईरान और अमेरिका पर भी हैं, क्योंकि ये दोनों ही देश जंग के मुहाने पर खड़े थे। लेकिन अचानक ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न ले लिया और ईरान पर फिलहाल हमला नहीं करने के संकेत दिए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बैकफुट पर आ गए हैं ट्रंप। तो क्या है पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम एशिया में जो हालात बने हुए थे, उसे देख तो यही कहा जा रहा था। लेकिन अब अचानक अमेरिका का रुख बदल गया है। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान टाल दिया है, जिसके बाद कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे अल उदैद पर स्थिति सामान्य होने लगी है। जबकि इससे पहले अमेरिका यहाँ सिक्योरिटी बढ़ा रहा था। कई सैन्य कर्मियों को वहां से हटा लिया गया था। जंग का खतरा टलता देख अब ईरान ने भी अपना एयर स्पेस खोल दिया है। वैसे तो अमेरिका का कहना है कि ईरान 800 लोगों को फांसी देने वाला था, लेकिन ट्रंप के दबाव के बाद उसने रोक दिया, जिसके बाद अमेरिका ने भी अपना रुख नरम कर लिया है।
लेकिन कहा यह जा रहा है कि हकीकत में ईरान के तेवरों को देखते हुए ट्रंप को बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि ईरान ने तो पहले ही साफ कर दिया था कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों को मलबे में बदल देगा। जिसके बाद उसके आसपास मौजूद लगभग सभी मुस्लिम देशों ने भी ट्रंप को साफ कर दिया कि वो जंग में शामिल नहीं होंगे, अपनी जमीन और एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे। जिसके बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका अकेला पड़ते नजर आ रहा था और अब अचानक ये संकेत दिए जा रहे हैं कि हमला नहीं होगा। लेकिन मौजूदा हालात में जंग का खतरा अभी भी नहीं टला है, क्योंकि अमेरिका का सबसे घातक युद्धपोत अब्राहम लिंकन ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अभी तक इसका रास्ता नहीं बदला गया और इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में भी अमेरिकी राजदूत के बयान ने इसकी आशंका बढ़ा दी है। यूएन में अमेरिका के प्रतिनिधि माइक वॉल्ज ने कहा कि ट्रंप बातें नहीं करते, एक्शन लेते हैं, यानी अगर ईरान पर हमला होगा तो अचानक होगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में ये तनाव कम करने की कोशिशें एक टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन है। इस बीच भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट के संचालन से भी खुद को अलग कर लिया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। तमाम कोशिशों के बाद भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बीजेपी के विजय रथ को रोक पाने में बीएमसी चुनाव में नाकाम हो गए। जब 20 साल बाद में ये दोनों भाई उद्धव और राज ठाकरे मिले तो ऐसा लगा था जैसे कि उनकी ताकत अब डबल इंजन के रूप में सामने आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत, पैसा हो, कार्यकर्ता हो और बाकी जो साधन वो अपने जीतने के लिए आजमाते हैं, वो सारे के सारे इस चुनाव में लगा दिए। लगा ये था कि राज ठाकरे के आने के बाद में कुछ नई चीजें और निकलेंगी, लेकिन राज ठाकरे ने ऐसे ऐसे बयान दिए जिनसे वोटर पास तो नहीं आए लेकिन उनसे दूर चले गए। जैसे कि उत्तर भारतीयों के ऊपर उन्होंने किस तरह से अपने बयानबाजी की, गुजरातियों के बारे में उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। मुस्लिम विरोधी एटीट्यूड तो उनका पहले से भी रहा है। इस तरह से उनके पास में जो वोट चुनाव के दौरान आना चाहिए थे वो नहीं आए हैं। हालांकि कहने वालों का ये भी कहना है कि वो शायद ऐसा जानबूझ के कर रहे थे और वो तो बीजेपी के बी टीम है। कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ये तो कहा ही जा सकता है कि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।